सोचता नहीं, दिल समझता बहुत ज्यादा है। दिमाग सोचता बहुत है, समझता कुछ नहीं है। कभी भी तुम देखना, कभी तुम लोग, मैं एक शूद्र सा उदाहरण दे रहा हूँ, कभी तुम लोग किसी, तुम में से जो भी कोई प्रेम प्रपंच में पड़ा हो तो तुम में से वो देख सकता है बहुत सारे लोग तुम्हारे जहन में जाएंगे, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, कैटरीना भी अच्छी है, ऐश्वर्या भी अच्छी है, करीना भी अच्छी है, लेकिन दिल कहता है तुम्हारा अंदर से कि वो सारे के सारे दूर की कौड़ी है, भूल जाओ। पास में कोई खोलो, चाहे ललिता पवार ही कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि वो सचमुच में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो दिल बहुत समझदार है, वो तुरंत समझ लेता है। तो रामकृष्ण परमहंस दिल से जीने वाले, तो इधर से तो बड़ी खूबसूरत सी बात है। ध्यान रखना पहली बात को, मैं उसको मैक्स मुलर कहता है कि तुम ईसाइयत क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, और राजा राममोहन राय उसका विरोध करते हैं और ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। अब रामकृष्ण परमहंस लौटते हैं और उनसे पूछते हैं उनके अनुयायी कि बताइए आपको कैसा लगा वहां जाकर। बोला कि बहुत अच्छा लगा, मैं सोच के तो गया था कुछ और, लेकिन कुछ और निकला। तो उनके शिष्यों ने कहा मतलब? बोले कि बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों में आए थे, सारे लोग बैठे थे, और फिर लोगों ने कहा ध्यान करते हैं। तो जब लोगों ने कहा ध्यान करते तो मैं तो ध्यान में बैठ गया। 2 मिनट भी नहीं बीते, लोगों ने कहा ध्यान खत्म। मैंने कहा अभी तो शुरू भी नहीं हो पाया था और ध्यान खत्म हो गया। तो उसी वक्त मुझे सहसा ख्याल आया, परमहंस कहते हैं कि ये तो वही स्थिति है जैसे हमारे घर के सामने बागीचे में जब लाल मुंह के बंदर आते हैं तो प्रायः वो पेड़ों के ऊपर बिल्कुल आंख मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि साक्षात महर्षि बैठा हुआ है। लेकिन क्षण भर भी नहीं होता है कि वो एकदम से फलांग मारते हैं और किसी दूसरे घर में रोटी चुराने के लिए भूल जाते हैं। तो मुझे वही एहसास हुआ ब्रह्म समाज में बैठकर। ऐसा कैसा ध्यान जो 2 मिनट के बाद टूट गया, इसका मतलब तुम ध्यान में गए ही नहीं, है ना। इस अवस्था की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस प्रकार से ब्रह्म समाज का विरोध होता है। ब्रह्म समाज की कमियों को गिनाने के, ब्रह्म समाज तो नहीं खत्म होता है, ब्रह्म समाज भी एक जमाने में बड़ा ही सैद्धांतिक और बड़ा बुद्धिजीवियों का समाज था। लोग काले काले कपड़े पहन करके अपने आप को ब्रह्म समाजी कहलाने में बहुत गर्व महसूस करते थे। फिर दयानंद सरस्वती का एक समाज उभरता है, आर्य समाज। और आर्य समाज से बहुत लोग अभी भी बिहार में, बंगाल में आपको बहुत लोग जुड़े हुए मिल जाएंगे। उस क्षेत्र में आर्य समाज ने बहुत लोगों को प्रभावित किया, कई लोगों ने बड़े महान काम किए। दयानंद सरस्वती की अपनी एक भूमिका भी रही है, दयानंद सरस्वती का अपना एक चरित्र भी है। दयानंद सरस्वती को बहुत लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते होंगे, पर फिर भी दयानंद सरस्वती महान क्रांतिकारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन आप आर्य समाज की किताबों को पढ़िए, अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा आर्य समाज की किताबों को, आप जाकर के उसे पढ़िए तो आपको लगेगा कि अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कितने कट्टर तर्क दिए जा सकते हैं और तर्क कितने बदसूरत भी हो सकते हैं। मैं यहां बैठा हूं और लोग भी मुझ पे आरोप लगाते हैं, मैं उनके साथ ही एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हिंदू समाज का हिस्सा ही है आर्य समाज, बल्कि वो अपने को ज्यादा हिंदू कहता हम आर्य हैं, बाकी के हिंदू सब अनार्य हैं, लेकिन जो आर्य समाजी है वो आर्य, ठीक है। यद्यपि आर्य क्यों कहलाने में उसका इंटरेस्ट है भगवान को, इसका कोई मुझे अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो आर्य। जितनी हिंदू समाज की निंदा, हिंदू देवी और देवताओं की बुराई आर्य समाज की पुस्तकों में है, आर्य समाजी चिंतकों ने की है, धन संसार के किसी दूसरे संप्रदाय से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने, ना मुसलमान ने की है, ना ईसाई ने की है, किसी ने। आप जाके किताबों को पढ़ो, एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको पढ़ के फिर लड़ने के लिए आना, कोई आने समाजी हो तो क्या पता। और मलाला यूसुफजई के बाद मुझे कुछ लोगों ने कहा अभी क्या तालिबान में बोलने जा रहे हैं, हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई आजकल सारी दुनिया जो है वो अपने को प्रचारित करने में लगी हुई है, कुछ नहीं तो फेसबुक पे तो आप हैं ही, यही बताने के लिए कि आज मैं सुबह सुबह मैंने 2 ब्रेड खाए हैं ब्रेकफास्ट में, कुछ तो प्रचार हो रहा है। और 10, 12, 15 लाइक तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब फेसबुक पे बैठे होते तो लाइक जो है ट्रेडिशन की तरह मारते जाते, लाइक लाइक लाइक, और अगला बंदे से 12 लाइक, 15 लाइक, 25 लाइक। और पिछले दिनों एक मेरे जानने वाला तो बड़ी भयानक सी
आपने एक तस्वीर फेसबुक पर लगाई, पर चूंकि हर व्यक्ति अपनी नजर में सुंदर है, उसने लगा दी तस्वीर और मुझे कहा लाइक मारिए इसके ऊपर, आपको इस पर लाइक मारना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं आप इस पर लाइक मारिए और कमेंट भी लिखिए। बस ये नहीं उसने मुझे कहा कि कमेंट में वाओ लिखिए, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन मैंने उस व्यक्ति कहा कि हर व्यक्ति अपने को प्रचारित करने पे तुला हुआ है और बदकिस्मती और खुशकिस्मती के सम्मिश्रण से मलाला यूसुफजई इस वक्त लेडी गागा से भी ज्यादा क्लिक की जा रही है। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अचानक प्रचारित हो जाऊंगा। कहने का अर्थ मेरा ये है कि हर एक रिलीजन ने, हर एक संप्रदाय ने जब अपनी शुरुआत की है तो उसकी जो स्थिति रही है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली है। मैंने शुरुआत में मनुष्य ने प्रकृति से संबद्ध होकर के अपने आप को प्रस्तुत किया और वो सनातन धर्म के रूप में आज हमको मिलता है। उसके बाद मैंने जैसा चर्चा की थी कि अपनी संस्कृति जब आती है तो थोड़ी सी सामाजिक हो जाती है। उसके बाद जब आता है ईसाई धर्म, जब आता है तो वो राजनीतिक होने लग जाता है। जब उसके बाद इस्लाम आता है तो राजनीतिक होने के साथ साथ वो मार्शल भी हो जाता है। और उसके बाद जब सिखिज्म आता है तो पहले मार्शल होता है, बाद में सामाजिक होता है, बाद में राजनीतिक होता है, बाद में धार्मिक होता है। उसके बाद अब जो आएगा वो क्या होगा? वो तो मार्शल से भी ज्यादा कट्टर होने वाला था ना। अब हम पीछे जाते हैं, हम चलते हैं नाजियों के पास। नाजी आज भुला दी गई एक संस्कृति होगी, लेकिन नाजी सभ्यता ने पहली बार धरती के ऊपर तालिबान की दस्तक दी थी। आज आप नाजियों को तालिबान से जोड़ करके नहीं देखेंगे, लेकिन ये हैरत अंगेज सच है कि नाजियों का होना तालिबान का बीज है, प्रेरणा है। वहां से तालिबान अपनी तैयारी करता है, क्योंकि पहली बार नाजियों ने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा नियम श्रेष्ठ है और हमारा वो फ्यूहर क्या कहते थे उसको, हिटलर को, वो श्रेष्ठ है। हाँ हिटलर। उसके बाद या उसके आसपास ही अन्य लोग भी उभर रहे थे, जिनमें थे मार्क्सिस्ट, साम्यवादी लोग। समता की बात हुई, साम्यवाद की बात हुई, एकत्व की बात हुई। बात की गई कि भाई जो दुखी है, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसको हम ऐसे समाज में लेकर के आएंगे जहां पर वो बराबर की जिंदगी जिएगा। तुलसी एक जगह लिखता है कि संसार में सारे काम पेट के लिए होते हैं। मार्क्स से पहले भी बहुत तो समाजवादी नहीं, पैगंबर साहब ने भी समाजवाद की चर्चा की, साम्यवाद की चर्चा की, ईसा मसीह ने भी साम्यवाद की चर्चा की। वेदों में, वेदों की जो ऋग्वेद की अंतिम ऋचा है, अंतिम ऋचा में कहता है कि हम सब समान हो जाए, समान रूप से विचारें, समान रूप से सुख भोगे, समान रूप से खाएं पिए और समान तल को प्राप्त करें। तो ये साम्यवाद की सबसे प्राचीन व्याख्या है। लेकिन चूंकि हमेशा विचारक नए आते हैं और नई तरह से अपनी बात को कहते हैं। मलाला से पहले भी बातें कही गई कि मलाला आज विशेष है क्योंकि उसने आधुनिक काल में ऐसा कहा। तो मार्क्स ने अपने जमाने में अपनी बातें कही। मार्क्स से मेरा लगाव है कि नहीं, आपका लगाव है कि नहीं, किसी का बहुत लगाव है, किसी का नहीं लगाव है, ये दिग्गज मसला है, वो अलग विषय है। लेकिन मार्क्स ने उस जमाने में जो अपना थॉट रखा, जो विचार रखा, वो विचार मूलतः यह था कि गरीबी अमीरी का भेद मिट जाना चाहिए और लोगों को बराबर आ जाना चाहिए। लेकिन जो मार्क्सिस्ट होते हैं, जिन्होंने मार्क्स को उठाना शुरू किया, उन्होंने कौन से सिद्धांत को अपना रखा था? वही सिद्धांत, वही नाजियों का सिद्धांत, वही तालिबानी सिद्धांत, कहीं से तालिबानी मानसिकता से अलग नहीं, एकदम वही सिद्धांत कि हमने जो सोचा है, जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा विचार है, यही अंतिम सत्य है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल और मार्क्स आसपास होने के बावजूद एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। मिल कहता है व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तुम कहते हो, मैं साम्यवादियों को प्रायः कहते लिखते सुनता हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभी अरुंधति रॉय का मामला था, बहुत सारे मामले थे, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हो जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब वही अभिव्यक्ति उनके खिलाफ होती है तो फिर वहां पर स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। और ये कैसे हो सकता है? एक हिंदूवादी नेता है, वो कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जैसे उसके खिलाफ होती है वो तुरंत उसके मुखालिफ हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि प्रत्येक मनुष्य को सोचने, विचारने और अंत में अपने विचार को रखने और
की झूठ होनी चाहिए और है। ये मत समझना कि कुछ तालिबानियों ने जाके मलाला को मार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हम सब उसकी हत्या में हिस्सेदार हैं। हम सब मलाला को मारने की कोशिश करते हैं। मलाला माने व्यक्ति नहीं, मलाला माने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूख। हम अपने घरों में उस भूख को मारने की कोशिश करते हैं, हम अपने मित्रों में उस भूख को मारने की कोशिश करते हैं। कभी आप नोटिस करना कि आप किस हद तक तालिबानी हो, लेकिन जैसा कि सिद्धांत है कि चोरी तो एक पैसे की भी है और एक अरब की भी है। चोरी चोरी, आप उसमें भेद नहीं कर सकते। जैसे जैनियों के यहाँ गोश्तखोरी माने गोश्तखोरी, ऐसा नहीं है कि भाई गाय का खाएंगे, सुअर का नहीं खाएंगे, या बकरे का खाएंगे और चिलगोजे का, सॉरी चिलगोजा तो नाम ऐसा लगता है, चील का नहीं खाएंगे, एनीथिंग लाइक दैट। गोश्त खाओ, जिसका मन करे उसका गोश्त खाओ। किसने मना किया है तुम्हें? जिसका मन करे उसका गोश्त खाओ। मैं अभी एक गोश्त पे बोल रहा हूँ तो मैं एक कंट्रोवर्शियल बात भी मैं बोल ही देता हूँ। पिछले दिनों मैं जेएनयू के बारे में पढ़ रहा था कि यहाँ पे सुअर और गाय का गोश्त परोसे जाने की तैयारी हो रही थी। मुझे नहीं पता परोसा गया कि नहीं परोसा गया, पर तैयारी चल रही थी परोसे जाने की। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की हरकतें करके क्या सुख मिलता है लोगों को। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि दिल्ली में अगर आप घूम रहे हैं, आप अगर सिर्फ नॉर्थ प्लेस का चक्कर काट लीजिए तो 70% जो बड़े रेस्टोरेंटों में बीफ एंड पोर्क दोनों अवेलेबल है। अब उसके लिए इतनी जहमत उठाना, अब ये हो सकता है कि शायद जेएनयू में सब कुछ सस्ता मिलता है तो बीफ एंड पोर्क भी सस्ता किया जाए। ये गरीब लालची लोगों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना। लालची माने कि सबको चटोरापन होता है अपना। अब वो किसी को मन होगा, बेचारा कई दिनों तक जेएनयू में रहा होगा, उसको बीफ नहीं मिला होगा, पोर्क नहीं मिला होगा, उसने आंदोलन करा कर दिया होगा कि भाई चलो अब यही करते हैं, अब ये पोर्क आए। पता नहीं ऐसे कौन सा धर्म स्थापित हो रहा है, किस प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है, कौन सी मानवता स्थापित हो रही है, मालूम नहीं पड़ता। और कहेंगे कि हम आधुनिक हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं। अब एक गाय को जिसको काट रहे हो उससे पूछो तुम कितने प्रोग्रेसिव हो। वो बेचारा सुअर जो अच्छा वाला कीचड़ में कूद रहा था, तुमने अभी उसे काटा है, उससे पूछो तुम कितने प्रोग्रेसिव हो। उसकी नजर में तो तुम मौसम में लादेन से ज्यादा खतरनाक है। जब सुअर अपनी मीटिंग करते होंगे तो बड़े परेशान होते होंगे, सबसे ज्यादा अमेरिकन से चिढ़ते होंगे, कहते हैं यार ये अमेरिकन बहुत बुरे हैं, जब देखो तो हम ही को खाते हैं, कुछ और भी खाओ, और भी चीजें अवेलेबल है दुनिया में, इनको भी खाओ। पर ये प्रवृत्ति है। आप कभी सोचना, ये तालिबानी प्रवृत्ति में कह रहा हूं, मैं तालिबान के कतई खिलाफ नहीं हूं, प्लीज मुझे माफ किया जाए तालिबानी, ठीक है। मैं तालिबानी सोच के खिलाफ हूं और वो कहीं भी मिलती है। मैं छोटा था तो मेरी मम्मी के भीतर तालिबानी बहुत जबरदस्त सोच रहा था हर वक्त, मैं देखता था। मैं भी काफी दिनों तक उसी तालिबानी सोच से प्रभावित रहा। तो कुछ भी कर लो, मतलब घर में एक मिठाई का टुकड़ा खा लो एक्स्ट्रा तो पिटाई हो जाती थी, और पूरी तरह पिटाई होती थी, डंडा रबड़ जो उनके हाथ में हो। एक बार तो आटा गूंद रही थी, पूरा आटा ही उठा करके ऊपर अवेलेबल नहीं था, मैं एक ही दिन एक पुत्र चला गया, ठीक है। पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सुनने में चाहे जितनी छोटी प्रहसन की बातें लगे, मजाक लगे, लेकिन ये मजाक नहीं है। मैं एक बहुत छोटी सी बात करता हूँ। मैं कहीं पर एक बार लेक्चर देने गया था, वहां मुझे बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा हंसी पर बोलिए, और मैंने कहा हंसी बोलने की चीज तो नहीं है।